Assalamualaikum everyone, you are watching my YouTube channel and Dr. Duresh Ehwar is here. Today I am going to talk about the cure condition and the obstacles to cure. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्योर कंडीशन कौन सी होती है या एक डिजीज़ से क्योर तक का जो सफ़र होता है होम्योपैथिक फ़िलॉसफी उसको किस तरह से डिस्क्राइब करती है। सेकंड मैं बात करूंगी ऑब्स्टेकल्स टू क्योर पे कि एक हेल्थ के सफ़र के दौरान जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसकी केस टेकिंग करते हैं, तो हमें ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स टू क्योर हैं जिसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि वेल सेलेक्टेड रेमेडी भी और होम्योपैथी प्रिंसिपल्स के थ्रू जब हम किसी पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें वो वैसे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे होते, तो हमें केस को एक दफ़ा फिर से स्टडी करना पड़ता है कि आखिर इस पूरे सफ़र के दौरान वो कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो किसी पेशेंट को एक प्योर क्योर की जो कंडीशन है वहाँ तक ले जाने में दरमियान में मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। सो आज मैं उन तमाम फैक्टर्स पे बात करूँगी। इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि जब वेल सेलेक्टेड रेमेडी भी काम नहीं कर रही तो एक बार फिर से अपने केस पे नज़र डालने की ज़रूरत होती है, और अगर वहाँ पे वो जो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर हैं, जी हाँ, जिसे कहते हैं कि मेंटेनिंग कॉज है जिसकी वजह से मसला स्टिल इज़ ओवर देयर, तो अगर वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो सारा का सारा जो केस है वो क्योर की तरफ बड़ा स्मूथली एंड जेंटल वे में जाता हुआ दिखाई देता है। सो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर पे बात करने से पहले हमें एक होम्योपैथिक फ़िलॉसफी है, और होम्योपैथिक फ़िलॉसफी को बनाने वाले जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं, दैट इज़ अबाउट द हैनीमन। हैनीमन ने एक किताब लिखी है जिसमें होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो हर होम्योपैथ को और होम्योपैथिक स्टडी करने वाले स्टूडेंट को वो बुक पढ़नी होती है और उन प्रिंसिपल्स को समझना होता है, जानना होता है, फिर प्रैक्टिस भी उसी के अकॉर्डिंग करनी होती है, तभी जाके आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनते हैं। तो हैनीमन अपने सेकंड प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर वो बिल्कुल वैसे हैं तो आप बड़े स्मूथली एंड जेंटल वे में अपना क्योर तक का सफ़र जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो हैनीमन ये कहते हैं कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर मस्ट बी जेंटल, हार्मलेस एंड रैपिड। मतलब ये जो तीन वर्ड्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन एडवाइस करते हैं या रिकमेंड देते हैं पेशेंट को, तो ये तीन चीज़ें हमें रिज़ल्ट के मुताबिक मिलनी चाहिए और इन तरीक़ों से मिलनी चाहिए। मतलब जो क्योर है वो रैपिड होना चाहिए, उसका जो सफ़र है वो बड़ा हार्मलेस होना चाहिए, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए और जेंटल होना चाहिए। सो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्योर कंडीशन कैसी होती है। क्योर जब ऐसी कंडीशन होती है जब आप मज़ीद बीमार नहीं रहते हैं या यू कम आउट ऑफ दैट वेरी स्टेट कि जहाँ पर आपको मज़ीद किसी भी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती, जब आपको किसी भी मेडिसिनल सपोर्ट की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती या किसी सर्जिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती, और आप अपने दोनों सफ़ियर्स जैसे कि बॉडीली एंड मेंटल, इन दोनों प्लेन्स में बिल्कुल वेल बीइंग फील करते हैं, तो इस कंडीशन को एक्चुअली क्योर कहते हैं। रीसेंट स्टडीज़ कहती हैं कि किसी इंसान जो कि बीमार है, जब वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाता है और अच्छी मेडिसिन भी उसको रिकमेंड की जाती है, बट स्टिल प्रॉब्लम इज़ ओवर देयर क्योंकि मेंटेनिंग कॉज वहीं पर मौजूद है। सो दैट मेंटेनिंग कॉज इज़ एक्चुअली द ऑब्स्टेकल टू क्योर। तो ऑब्स्टेकल टू क्योर पे बात करने से पहले मॉडर्न स्टडीज़ कहती हैं कि जो आजकल हमारा लिविंग स्टाइल है या वेरी मॉडर्न लिविंग स्टाइल है, वही सबसे बड़ी वजह है कि आप प्रॉपर क्योर की कंडीशन में नहीं पहुंच पाते, और फिर जो आपका डॉक्टर है या जो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो हैं वो क्या करती हैं, आपके केस को पेलिएट करती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर पूरे जिसे कहते हैं कि हेल्थ के सफ़र में आप उस मेंटेनिंग कॉज़ को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो कि अक्सर आपके ख़ुद के इख्तियार में ही होता है, या आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग्स करते हैं, तो आप प्रॉपर रेस्टोरेशन टू हेल्थ की जो स्टेट है उसमें पहुँच जाते हैं। सो ये 7 से 8 तरह के कुछ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आपका मॉडर्न लिविंग स्टाइल, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है आपके हेल्थ के सफ़र के दौरान। सेकंड जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि जी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, ये भी बहुत जगह पे रुकावट बन रहा होता है कि आप एक हेल्दी स्टेटस को नहीं अचीव कर पा रहे होते हैं। सेकंड, और इससे नेक्स्ट जो एक वजह हो सकती है वो ये होती है कि
इनसफिशेंट वाटर इनटेक है या इनसफिशेंट फूड इनटेक है। देखिए खाना तो सभी खा रहे होते हैं बट द क्वालिटी ऑफ मील डज मैटर। लाइक इनसफिशेंट न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं आपके खाने में, इसका मतलब है कि आप एक प्रॉपर हेल्दी स्टेटस में नहीं जा सकते हैं। सेकंड, आपकी कुछ पर्सनल हैबिट्स आ जाते हैं या आपका पर्सनल लाइफस्टाइल आ जाता है जिसमें ये होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं या आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि आपका जो मेंटल स्टेट है उसको बदलने की उसमें सलाहियत होती है, या ऐसी कुछ यू कैन से कि रिलैक्सेंट मसल रिलैक्सेंट्स ले रहे हैं, या आप कुछ ऐसी साइकोलॉजिकली ट्रीट करने वाली मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो ये कुछ सेल्फ मेडिकेशन की एक ऐसी स्टेट आ जाती है, या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि क्या करता है कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी या आपकी एक्चुअल सिम्टम्स को छुपा देता है, कहीं पे सप्रेस कर देता है। और फिर जब आप किसी होम्योपैथ को विज़िट करते हैं, आपकी केस टेकिंग ली जाती है, तो असल स्टेट तो कहीं अंडर द मेडिसिनल अफेक्ट छुप चुकी होती है। तो फिर क्या होता है कि एक प्रॉपर पिक्चर लेना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है होम्योपैथी में, वो मुश्किल हो जाता है। ना आप उस अंदाज में अपने फिजिशियन को बता पाते हैं, ना आपका फिजिशियन उस अंदाज में आपकी एक्चुअल पिक्चर को असेस कर पाता है। तो जब सो द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल टू क्योर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, इट्स अबाउट पेशेंट का ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जो कि टॉक्सिक है उसके लिए या एब्यूज़िव है, चाहे वो उसके घर का माहौल हो या चाहे उसका ऐसी जगह जहाँ पे वो काम कर रहा है, लाइक उसका वर्क प्लेस इस तरह का है जहाँ जो उसके मेंटली कंपैटिबल नहीं है और वो काफ़ी अरसा वहाँ पर है, तो उसको इमोशनल स्ट्रेस दिया जाता है, उसको मेंटल इलनेस में वो चला जाता है। और होम्योपैथी तो डू बिलीव इन दिस थिंग कि अगर चीज़ें आपके दिमागी खलल से शुरू हो रही हैं तो वो कुछ अरसे के बाद आपकी बॉडी पे किसी न किसी सिम्टम की सूरत में अपीयर होंगी। तो मेंटेनिंग कॉज जो है उसको रिमूव किया जाए, या इफ़ यू कम आउट ऑफ दैट वेरी स्टेट, तो आप बहुत हद तक क्योर की जो स्टेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे जो पर्सन है या इंडिविजुअल जो कि सिक पर्सन है वो रह ही उस मसले में रहा है जो कि उसके लिए ऑब्स्टेकल टू क्योर है। सो इफ़ दैट पर्सन कम्स आउट ऑफ दैट वेरी एनवायरनमेंट, तो उसके लिए बहुत हद तक मुमकिन है कि उसकी जो मेंटल इलनेस है या मेंटल स्ट्रेस है या उसकी वजह से कुछ अरसे के बाद उसके बॉडी पे मसले आ रहे हैं सिम्टम्स की सूरत में किसी ना किसी, तो उसका ये मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। सो होम्योपैथी डू बिलीव इन दिस थिंग के 3 एक ऐसी बड़ी वजह होती हैं जो डायरेक्टली उसका ताल्लुक पेशेंट की ज़ात से होता है। वो ये कि अगर आप निकोटीन इनटेक ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट की सूरत में है या फिर वो टू मच कॉफ़ी इनटेक की सूरत में है या फिर अल्कोहल कंजप्शन है आपकी, तो ये बड़ी वजह बन सकती हैं कि आप एक प्रॉपर क्योर की जो कंडीशन है उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ये इन तीनों चीज़ों में माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं जो आपकी एक मेंटल स्टेट की जो ट्रू पिक्चर है उसको हाइड कर देती हैं, और फिर आपके फिजिशियन को आपकी एक्चुअल पिक्चर को एवेलुएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चूँकि उसी की बेस पे एक बेस्ट रेमेडी रिकमेंड की जाती है। तो अगर ये 3 चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएं या आपके जो पूरा हेल्थ का सफ़र है उसमें से रिमूव हो जाएं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जल्दी और जेंटली एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सो होम्योपैथी डू बिलीव इन दिस कि जब आप अपने किसी मसले के लिए एलोपैथिक ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है कि आपकी बीमारी की जो असल पिक्चर है उसको सप्रेस कर देता है, क्योंकि एलोपैथिक फ़िलॉसफी ही ये है कि वो आपकी बीमारी को एंटी करता है, वो आपकी सिम्टम्स को सप्रेस करता है। जबकि होम्योपैथी डू बिलीव इन दिस थिंग कि जो भी आपकी असल पिक्चर है वो वाज़े तौर पे सामने आए, और एक बेस्ट सिमिलिमम रेमेडी जो है वो आपको एडवाइस की जाती है, और उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपके मेंटल सिम्टम्स को, आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स को वहाँ से बिल्कुल प्योर तरीके से ख़त्म कर सकती हो। जो आपके रूट कॉज़ भी होती है उसको भी वहाँ से रिमूव करने में उसकी इतनी पावर होती है उस मेडिसिन की कि वो आपकी रूट कॉज़ को भी वहाँ से एलिमिनेट करता है। सो फिर होता कुछ यूँ है कि एलोपैथिक ड्रग इनटेक की वजह से आपकी जो मेंटेनिंग कॉज या रूट कॉज जो है वो तो उसकी मेडिसिन की सप्रेसिव नेचर की वजह से वो तो कहीं छुप जाती है। तो
असल पिक्चर आपके फिजिशियन के सामने नहीं आ पाती, जो कि एक बड़ी वजह होती है कि आप अपने जो एक प्रॉपर क्योर तक का सफ़र है वो अचीव नहीं कर पा रहे होते। And the next obstacle to cure I am going to talk about, that is about the incurability. वो इस तरह से कि होम्योपैथी चूँकि बहुत सेफ़ है, विद वेरी लो साइड इफ़ेक्ट्स है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से अक्सर होम्योपैथ्स के पास इस तरह के केसेस आते हैं जो कि ऑलरेडी इनक्योरेबल स्टेजेस में आ चुके होते हैं। वो इस तरह से कि हर सिस्टम का चूँकि एक डोमेन होता है, हर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसी तरह होम्योपैथी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि जब केस ऑलरेडी इस स्टेज में है कि जहाँ पर ऑर्गन फेल हो चुका है, तो ऐसे स्टेज में केस को होल्ड करने की बजाय सर्जिकल वार्ड की तरफ रेफ़र कर दें। वो इस तरह से कि अगर ऑलरेडी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर आपको भी पता है कि सिर्फ सर्जरी ही एडवाइस की जा सकती है या वाहिद हल टू सेव द पेशेंट एक सर्जरी ही हो सकता है, तो बेहतर है कि वहाँ पे वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बिना आप अपने पेशेंट को रेफ़र कर दें। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट उन स्टूडेंट्स के लिए जो होम्योपैथी को स्टडी कर रहे हैं, या उन प्रैक्टिशनर्स के लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी जो कि होम्योपैथी को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अक्सर उनको प्रॉब्लम देखनी पड़ रही होती है कि वो जब वेल सिलेक्टेड रेमेडी भी सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट को, लेकिन फिर भी उन्हें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो वो अपने केस को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि मेंटेनिंग कॉज क्या है, आखिर वहाँ पे रूट कॉज क्या है, चाहे वो पेशेंट की तरफ से ही कुछ गफलत हो रही होती है या वो ऐसी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा होता जो उसके लिए ठीक नहीं होती, तो अक्सर ऐसा होता है कि उस ट्रिगरिंग फैक्टर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो आप क्योर की स्टेट को अचीव कर लेते हैं। तो आपका जो फिजिशियन है या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इतना कीन ऑब्जर्वर होना पड़ता है, और ये आप हमेशा एक अच्छी केस टेकिंग के दौरान ही ऑब्ज़र्व करते हैं कि आखिर वो मेंटेनिंग कॉज या रूट कॉज कौन सी हो सकती है जिसको हमने एक्चुअली टारगेट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।